तो आज हम करेंगे निवेश गुणक BA सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर त्वरक का सिद्धांत। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में, तो सेकंड चैप्टर आज करेंगे। तो त्वरक का सिद्धांत। त्वरक का सिद्धांत अर्थशास्त्री में त्वरक के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड केन्स के सामान्य सिद्धांत 1936 के प्रकाशन से पहले किया। अर्थशास्त्र में त्वरक का सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड केन्स के सामान्य सिद्धांत। लॉर्ड केन्स का जो सामान्य सिद्धांत था, जो 1936 में था, उसके प्रकाशन से पहले 1907 में आफतलियन। अर्थशास्त्र में त्वरक का सिद्धांत 1936 से पहले हुआ है। लॉर्ड केन्स ने तो कराया है, पर उससे पहले भी कर रखा है इंसानों ने। आफतलियन ने कराया है। आफतलियन ने किया है 1914 में। वैकडाइक ने किया है तथा 1917 में प्रोफेसर JM क्लार्क ने। 1917 में तो प्रोफेसर JM क्लार्क ने, 1914 में वैकडाइक ने किया है और आफतलियन ने किया है 1907 में। ठीक है, 1936 से पहले त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड केन्स से पहले किसने किया? 1907 में आफतलियन ने, 1914 में वैकडाइक ने, 1917 में प्रोफेसर JM क्लार्क ने किया। इस सिद्धांत का वास्तव में जो प्रचार किया है, रियलिटी में जो बताया है सारा वो हेरोड के विकास सिद्धांत में बताया है। हेरोड ने बताया है इसका वास्तव में सिद्धांत का यूज वगैरह, तथा हिग्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत के पश्चात आरंभ हुआ। और हिग्स का जो व्यापार चक्र के सिद्धांत था, उसके पश्चात वो आरंभ हो गया त्वरक का सिद्धांत। त्वरक का सिद्धांत 1936 में प्रतिपादन किया था लॉर्ड केन्स ने। उससे पहले भी सभी ने बताया था। 1907 में बताया था आफतलियन ने, 1914 में वैकडाइक ने और 1917 में प्रोफेसर JM क्लार्क ने बताया था। इस सिद्धांत का वास्तव में जो प्रचार किया है, वास्तव में जो फैलाया है, यो हेरोड के विकास सिद्धांत ने फैलाया है। हेरोड के विकास सिद्धांत ने इसका प्रचार रियलिटी में करा है। इन्हें बस बताया था। हिग्स के व्यापार चक्र के बाद, हिग्स ने जो व्यापार चक्र का सिद्धांत दिया, उसके बाद में इसका आरंभ शुरू हो गया। ठीक है, त्वरक के सिद्धांत का। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने त्वरक तथा गुणक की अंतरक्रिया के सिद्धांत को विकसित किया। त्वरक के सिद्धांत की अंतरक्रिया का जो विकास किया, वो किया था सैमुअल्सन ने। त्वरक के सिद्धांत का विकास किसने किया? त्वरक तथा गुणक की अंतरक्रिया का विकास किया था सैमुअल्सन ने। और इतना बहुत है इसमें, इतना बहुत लिखना बहुत है। अर्थशास्त्र में त्वरक के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड केन्स ने 1936 में किया था, पर उससे पहले भी सभी ने बताया था। 1907 में बताया था आफतलियन ने, 1914 में बताया था वैकडाइक ने और 1917 में बताया था JM क्लार्क ने। और इस सिद्धांत का वास्तव में जो यूज़ किया था, प्रचार किया था, वो हेरोड का विकास सिद्धांत ने किया था। हेरोड के विकास सिद्धांत ने इसका रियल में यूज़ करा था। इस सिद्धांत का वास्तव में प्रचार हेरोड के विकास सिद्धांत ने था। हिग्स का जो व्यापार चक्र था, उसके बाद ये आरंभ हो गया। ठीक है, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने त्वरक तथा गुणक की अंतरक्रिया का बताया था, विकसित किया था। सैमुअल्सन आया, उन्हें क्या करा? त्वरक और गुणक की अंतरक्रिया विकसित कर दी। ये इतना बोलता है। त्वरक का सिद्धांत का फॉर्मूला है ΔK/ΔY, मतलब गुणक अपॉन में इनकम। गुणक और इनकम आय में भाग दे दो तो त्वरक का सिद्धांत आ जाएगा।
ठीक है। और अब प्रोफेसर पीटरसन के शब्दों में, प्रोफेसर पीटरसन ने जो तवरक सिद्धांत के बारे में बता दिया था। तवरक सिद्धांत से ज्ञात होता है कि शुद्ध निवेश निधि अर्थात अर्थव्यवस्था की पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन यानी इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन की दर पर अंतिम उत्पादन की परिवर्तन दर का फलन। इन्वेस्टमेंट पर परिवर्तन करने पर उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है, इस तबेरा पता है तवरक के सिद्धांत ये है। पीटरसन ने क्या है, तवरक से के सिद्धांत से यह ज्ञात होता है कि शुद्ध निवेश यानी इन्वेस्टमेंट अर्थात अर्थव्यवस्था की पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में जो रुपये लगाए गए हैं उसके स्टॉक में परिवर्तन दर अंतिम उत्पादन के परिवर्तन दर का फलन है। अंतिम उत्पादन लास्ट में जो उत्पादन होगा, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा दी तो उत्पादन बढ़ेगा, उसकी दर बताए गए कितना बढ़ेगा, ये तवरक का सिद्धांत। लिंडोर के अनुसार, लिंडोर ने क्या कहा, तवरक सिद्धांत से अभिप्राय आय में होने वाली वृद्धि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि उत्पन्न करती है। अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट उत्पन्न होगी, ठीक है, ये बता हुआ है। आय में होने वाली वृद्धि इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि उत्पन्न करती है। पूंजी में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कई गुना होती है। अगर पूंजी में वृद्धि होगी तो आय में होने वाली वृद्धि से कई गुना होगी, ठीक है। पूंजी अगर ज़्यादा करेंगे तो आय में वृद्धि होगी ना, उससे कई गुना होगी, वृद्धि से कई गुना अधिक होता है। प्रोफेसर जेन क्लार्क ने अपने इस प्रसिद्ध लेख में तवरक सिद्धांत के दो आधारभूत तत्वों का वर्णन किया है। एक तो है अंतिम उत्पादन की मांग तथा पूंजीगत वस्तु की मांग में एक तकनीकी संबंध है। अंतिम उत्पादन की मांग, अंत में जो उत्पादन हुआ है उसकी मांग, और पूंजीगत वस्तु की मांग यानी जो रुपये लेके वस्तु खरीदते हैं उनकी मांग में एक टेक्निकल रिलेशन यानी तकनीकी संबंध है। अंतिम उत्पादन की मांग और पूंजीगत वस्तु की मांग में एक तकनीकी संबंध है, मतलब अंतिम उत्पादन अगर बढ़ गया तो मशीन उतनी ही खरीदनी पड़ेंगी जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके। यह उत्पादन की तकनीकी पर निर्भर करता है कि एक रुपये का उत्पादन करने के लिए कितने रुपये की पूंजीगत वस्तु अर्थात निवेश की आवश्यकता होगी। एक रुपये बनाने के लिए कितने रुपये की जरूरत होगी। पूंजी उत्पाद के इस तकनीकी अनुपात में तवरक कहा जाता है। पूंजी उत्पाद का यह तकनीकी अनुपात तवरक कहा जाता है। तवरक अतिरिक्त पूंजी की वह मात्रा, तवरक का सिद्धांत, तवरक अतिरिक्त पूंजी की वह मात्रा जो और अधिक पूंजी रुपये लगाए जाएं, वह मात्रा जो बिक्री की एक इकाई में होने वाली वृद्धि, बिक्री बेचने की एक इकाई में होने वाली वृद्धि का उत्पादन करने के लिए चाहिए। यानी पूंजी की वह मात्रा, मतलब हमने इन्वेस्ट कर दिया और हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे उत्पादन में वृद्धि हो जाए, तो ये बताता है कि तवरक पूंजी की वह मात्रा है जो बिक्री की एक इकाई में होने वाली, बिक्री यानी बेचने की एक इकाई में होने वाली वृद्धि का उत्पादन करने के लिए चाहिए। हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितनी पूंजी लगाएं, ये है तवरक का सिद्धांत। तवरक की एक अतिरिक्त इकाई लगाई, उससे बिक्री की एक इकाई में होने वाली वृद्धि का उत्पादन करने के लिए चाहिए। तवरक के द्वारा केवल नई पूंजीगत वस्तु की मांग की प्रकृति ही प्रकट नहीं होती। तवरक से केवल नई पूंजीगत वस्तु की मांग की प्रकृति ही नहीं प्रकट होती। तवरक बल्कि तवरक है न केवल नई पूंजीगत वस्तु की मांग की प्रकृति का तवरक का मतलब पूंजीगत यानी रुपये तक खरीद ली वस्तु, वो ही नहीं प्रकट करता है।
या रफी लगाती है वस्तुओं पर मशीन पर, बल्कि यह भी ज्ञात होता है कि वस्तुओं की मांग की तुलना में पूंजीगत वस्तुओं की मांग बहुत अधिक परिवर्तन क्या अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन आएगा बढ़ेंगी तो पूंजीगत वस्तुएं जो मशीन बना रही हैं वस्तुओं ने जिनकी मांग बढ़ने लग रही है तो उनमें भी परिवर्तन होगा। दो हैं, एक तो अंतिम उत्पाद मांग था पूंजीगत वस्तुओं की मांग एक तकनीक संबंध है। अंतिम उत्पादन और पूंजीगत वस्तुओं की मांग में तकनीकी संबंध है। मतलब पूंजीगत वस्तु की कितनी अतिरिक्त इकाई लगाई जाओ कि उत्पादन की एक इकाई बढ़ाई जा सके, त्वरक यो बताना है। और दूसरा है त्वरक के द्वारा नई पूंजीगत वस्तुओं की मांग की प्रकृति। त्वरक है केवल नई पूंजीगत वस्तुओं की मांग होता है। उत्पादन की मांग बढ़ने पर पूंजीगत वस्तुओं की कितनी मांग में परिवर्तन होगा। ठीक है, मान्यता आ जाए। उपभोक्ता वस्तु उद्योग के अतिरिक्त क्षमता का अभाव। उद्योग में अतिरिक्त क्षमता का अभाव। उपभोक्ता वस्तु उद्योग में अतिरिक्त क्षमता का अभाव। नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। अर्थव्यवस्था की सभी फर्में अपनी पूर्ण क्षमता तक उत्पादन कर रही हैं। अर्थव्यवस्था में सभी फर्में जितनी भी फर्म हैं उस पर सारे के सारे साधन लग रहे हैं, बल्कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है, मतलब सारे काम में व्यस्त हैं, सारी चीज़ें पूर्ण क्षमता तक उत्पादन कर रही हैं। वे चालू मांग को ही पूरा कर सकते हैं। फिलहाल जितना भी मांग है वो बस उतनी ही पूरी कर सके हैं। नई मांग बढ़ने पर उनके पास कोई अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं। अगर मांग बढ़ी तो उन पर और ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि उनके सारे वस्तु जो भी मजबूर थे वे सारे बिजली हैं, इनसे ज़्यादा वे कुछ और नहीं कर सकते। अर्थात वर्तमान उत्पादन क्षमता में से को नई मांग पूरी नहीं की जा सकती। वर्तमान में उत्पादन क्षमता अपने पूर्ण हो चुकी है, इसका ज़्यादा ना कर सकते। ठीक है, अगर मांग बढ़ेगी तो भी उसके लिए शुद्ध निवेश की आवश्यकता होती है। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास तो फिलहाल जो मशीन है वो काम में लग रही है। अगर उत्पादन क्षमता बढ़ानी है तो नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो इसी में क्या मान्यता है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग के में अतिरिक्त क्षमता का अभाव। अतिरिक्त यानी ज़्यादा क्षमता का अभाव, मतलब जितनी वस्तु मिलता है वे उतना ही उत्पादन कर रहे हैं जो फिलहाल मांग है। अगर वह मांग बढ़ गई तो उससे ज़्यादा वह उत्पादन कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी सारी मशीन यूज़ में है, सारे मजदूर यूज़ में है। अगर उन्हें मांग बढ़ गई तो उन्हें उत्पादन बढ़ाना है तो नई मशीन लानी पड़ेंगे, मतलब निवेश करना पड़ेगा। यही है स्थिर त्वरक या स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात। यानी स्थिर त्वरक मतलब मांग और पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं, या स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात। स्थिर त्वरक और स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात। त्वरक का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है। त्वरक का सिद्धांत यह मानना है कि तकनीकी कारणों से त्वरक था पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर रहता है। यानी तकनीकी संबंध स्थिर त्वरक रह रहा है, स्थिर पूंजी रह रहा है। त्वरक के सिद्धांत की यह मान्यता है कि तकनीकी संबंध स्थिर त्वरक रह रहा है, स्थिर त्वरक और अनुपात रह रहा है। मांग में स्थायी वृद्धि। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि यह भी है कि मांग में स्थायी वृद्धि होनी चाहिए। मांग में एक निश्चित वृद्धि होनी चाहिए जहाँ जाके वो रुक जाए मांग। स्थायी वृद्धि का मतलब ये होता है परमानेंट, मतलब 100 करोड़ की मांग है तो वो 100 करोड़ पे जाके डटा, उससे 200 करोड़ ना हो। ये है मांग की स्थायी वृद्धि।
क्योंकि सब तभी फर्में अपनी पूंजी या स्टॉक बढ़ाने के लिए नया निवेश करेंगी। तभी जो फर्में हैं वो अपनी पूंजी और स्टॉक बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। मांग उनकी उतनी रहेगी तो उत्पादन क्षमता उतनी रहेगी और धीरे धीरे वे नई मशीन खरीद सकेंगे और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ सकेगी। ठीक है, अगर परमानेंट रहेगी एक मांग। इस सिद्धांत में यह मान्यता है कि यह भी है कि मांग में स्थायी वृद्धि होनी चाहिए। मांग में एक निश्चित वृद्धि होनी चाहिए, स्थायी वृद्धि, परमानेंट वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि तभी फर्में अपनी पूंजी का स्टॉक बढ़ाने के लिए नया निवेश करेंगी। तभी जो फर्में हैं पूंजी को बढ़ाने के लिए नया निवेश करेंगी। मांग में स्थायी वृद्धि, मांग में स्थायी वृद्धि होनी चाहिए, तभी फर्में जो है नया मशीन खरीदने के लिए निवेश करेंगे। ठीक है, फर्म उत्पादन क्षमता में वृद्धि, फर्म की उत्पादन क्षमता में वृद्धि मांग में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को संतुष्ट करने के लिए, मांग में जितनी भी वृद्धि हो उसको संतुष्ट करने के लिए फर्म उत्पादन क्षमता के अनुसार, फर्म जो है उत्पादन क्षमता के अनुसार वृद्धि करती है। फर्म उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगी। मांग में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को संतुष्ट करने के लिए, मांग में जो भी वृद्धि होगी उनको संतुष्ट करने के लिए फर्म उत्पादन क्षमता में आवश्यकता अनुसार वृद्धि करती है। फर्म जो है उत्पादन क्षमता में जितना आवश्यकता होगी उतनी वृद्धि करेगी। मतलब मांग जो है बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ावेगी, वह आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन बढ़ावेगी। यही है, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन आवश्यकता अनुसार वृद्धि करेगी। ठीक है, यही है फर्म उत्पादन क्षमता में वृद्धि। पूंजीगत पदार्थ अविभाज्य है। कैपिटल इक्विपमेंट इज इंडिविजिबल। पूंजीगत पदार्थ में निवेश एक साथ करना पड़ेगा। पूंजीगत पदार्थ है, मशीन खरीदनी अगर कोई भी, उसमें निवेश एक दम में रुपये देने पड़ेंगे। यदि एक मशीन में 5 साल काम करना है तो पूरी मशीन पहले ही वर्ष खरीदनी पड़ेगी। मतलब एक मशीन है लेवांगे अभी, उन्हें काम करेगी वह 5 साल 10 साल जितने साल करना है उससे पहले रुपये देंगे। खरीदेंगे तो पहले रुपये देंगे। तो यही बात इसका है, कोई भी वस्तु आप खरीदोगे जाओगे उसका आपने पहले रुपये देने पड़ेंगे। पूंजीगत पदार्थ अविभाज्य है, उस पर किया जाने वाला निवेश 5 वर्षों में नहीं बांटा जा सकता। उस पर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप 5 साल में नहीं बांटा जा सकता। मतलब आप 5 साल में वो निवेश नहीं कर सकते, 5 साल में वो रुपये नहीं दे सकते। ठीक है, पूंजीगत पदार्थ है विभाज्य। पूंजीगत पदार्थ में निवेश एक साथ करना पड़ेगा। निवेश जो है एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, यदि एक मशीन 5 उत्पादक वस्तु उद्योग अधिक होगा। इस सिद्धांत की यह भी मान्यता है कि उत्पादक वस्तु उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता है। मतलब उत्पादक वस्तु है उद्योग में अतिरिक्त क्षमता है। भाई उद्योगों में इतनी क्षमता हो गई, इन्वेस्टमेंट करते हुए जो है उत्पादन अपना बढ़ा सकें। अतिरिक्त क्षमता है, इसलिए मशीनों की मांग बढ़ने पर उनकी पूर्ति तुरंत की जा सकेगी। इसलिए जब मशीनों की मांग बढ़ेगी तो उनकी पूर्ति जो तुरंत हो जाएगी। उन पर इतने रुपये रहना है कि अगर मशीन और चाहिए, मांग बढ़ गई, मशीन और चाहिए तो वे तुरंत रुपये दे के ले लेंगे मशीन में। ठीक है,
इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि उत्पादक वस्तु उद्योगों की अतिरिक्त क्षमता होती है। उत्पादक वस्तु उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता होती है जब उन्हें मशीनों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है तो वह पूर्ति तुरंत कर सकते हैं। ठीक है। साख की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। फर्मों की अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए साख उपलब्ध है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उनके पास साख उपलब्ध रहती हैं, रुपये रहते हैं। ठीक है। अगर उन्हें उत्पादन क्षमता बढ़ानी है तो फर्मों के पास इतने रुपये होना है कि वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें। पूंजीगत वस्तुओं के लिए साख उपलब्ध है। स्थिर प्रतिफल का नियम। स्थिर प्रतिफल का नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग स्थिर प्रतिफल के नियम। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग स्थिर प्रतिफल के नियम के अनुसार उत्पादन कर रहे हैं। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग जो इन्वेस्टमेंट है, गुड्स के उद्योग जो है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका स्थिर प्रतिफल के नियम पर वो उत्पादन करते हैं। साधनों की लोचदार। कोई बस नहीं मानना भाई उत्पादन स्थिर होगा और फिर वे उत्पादन करते चले जाएंगे। ठीक है। जो ये पूंजीगत वस्तु के उद्योग होते हैं। ठीक है। साधनों की लोचदार पूर्ति। तवरक का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के साधनों की पूर्ति लोचदार है। तवरक का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि साधनों की पूर्ति लोचदार होती है, मतलब कभी भी उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तभी पूंजीगत वस्तु उद्योग आवश्यकता अनुसार पूंजीगत वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकेगी। तभी जो है उद्योग जो है आवश्यकता अनुसार पूंजीगत वस्तुओं में बढ़ा भी देगी और घटा भी देगी। साधनों की लोचदार पूर्ति। फर्म या उद्योग मानकर चले हैं कि साधनों की पूर्ति लोचदार है, आवश्यकता पड़ेगी तो वो बढ़ा घटा सकते हैं और इसलिए वे जो उद्योग है और वे साधनों की पूंजीगत वस्तु उद्योग आवश्यकता अनुसार पूंजीगत मान्यता में किसी थी। मान्यता में है उपभोक्ता वस्तु उद्योग के में अतिरिक्त क्षमता का अभाव। उपभोक्ता वस्तु उद्योग में अतिरिक्त क्षमता का अभाव मतलब अर्थव्यवस्था में सभी फर्म पूर्ण क्षमता में काम कर रहे हुए हैं। अगर मांग बढ़ेगी तो पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी उत्पादन में बढ़ा सका है। और उसके लिए हम मशीन खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए अपन खुद निवेश करना पड़ेगा। निवेश करने की आवश्यकता है। स्थिर तवरक या स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात। जो इसमें है तवरक के सिद्धांत में स्थिर रहा है तवरक और गुणों का अनुपात। तवरक और पूंजी उत्पाद स्थिर रहा है तवरक के सिद्धांत। मांग में स्थायी वृद्धि। मांग में एक स्थायी वृद्धि होनी चाहिए जब उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। पूंजी स्टॉक में बढ़ाने के लिए नया निवेश करेगा। फर्म उत्पादन क्षमता में वृद्धि। फर्म उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सके हैं। ठीक है। ये हो गया है अनुसूची, ये बाद में करेंगे। अनुसूची 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 पहला कर लेना, आलोचना कर लेना। मान्यता कर लिया, अब आलोचना उसमें कर